आप इस ऑडिटोरियम को देखें, एनर्जी तो बिल्कुल एनलाइटेड है, बिकॉज बिल्कुल बच्चों में उत्साह साफ दिखाई दे रहा है, ऊर्जा से भरे हुए विद्यार्थी। अभी हम इनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। तो सारे ही बच्चे बड़े जिज्ञासु लग रहे हैं अपने विचारों को बच्चे प्रकट करने के लिए। क्या नाम है आपका? जयदीप। क्या कहा? जयदीप बोल अरे नाश्ता करके नहीं आए हो क्या आप? आया हूँ। अरे तो जोर से बोलो थोड़ा सा। जयदीप। कैसा महसूस कर रहे हो बच्चे आप? अच्छा। घबरा गए क्या? नहीं, ये कैसा अच्छा महसूस कर रहा है? इससे पूछते हैं। हेलो बेटे, व्हाट्स योर नेम? फैज। फैज। तो आप कैसा महसूस कर रहे हो, एक बार अपने शब्दों में व्यक्त करो बच्चे। मैम ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि अगली साल अपना दिन भी यहाँ पर आना है। अरे भाई जोरदार तालियां। बिल्कुल, अगले साल आपको सामने आना है तो आपको पता होना चाहिए कैसा महसूस करें। कितनी अच्छी और सकारात्मक बात इस बच्चे ने कही है। देखिए यही उम्मीद है और इसी के लिए आपको प्रयास करते रहना है, निरंतर इसके लिए आपको मेहनत करते रहना है। कुछ और बच्चों से पूछते हैं। यस सर, बिल्कुल। बच्चे क्या नाम है आपका? माही मीना। क्या आपको पता है आप यहाँ क्यों आए हैं? ये सर, मेरा मेन मोटिव यहाँ पे बच्चों से, जो भी टॉपर्स है उनसे क्वेश्चंस पूछना है ताकि मेरे को आगे की जर्नी में। ओके, तो आपने सोच रखा है कि कौन से क्वेश्चंस बच्चों से पूछने हैं आपको? यस सर। गुड गुड। अभी हमारे चैंपियंस यहाँ आएंगे और आपको पूरा मौका मिलेगा उनसे क्वेश्चंस पूछने के लिए। यही एनर्जी चाहिए आपके अंदर। बस यही एनर्जी चाहिए, यही एनर्जी आपकी मेहनत और पढ़ाई में भी चाहिए। और बस फिर देखिए अगली बारी आपकी होगी। बिल्कुल सर, सबसे लास्ट में जो बच्चे होते हैं ना, उनमें भी एक हाई लेवल ऑफ एनर्जी होती है। बिग राउंड ऑफ क्लैप। बेटा क्या नाम है आपका? सर हिमांशु। कहाँ से हो हिमांशु? सर मैं इंदौर से। अच्छा, इंदौर से हैं आप। तो बेटा आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ? सर अच्छा लग रहा है सर, हमारे फ्रेंड्स आज इस स्टेज पे जा रहे हैं, अगले साल हम भी जाएंगे सर। ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और बेटा आपका नाम क्या है? अतुल। आप कहाँ से हो? यहाँ कोटा से। अच्छा, आप कोटा से ही हो। कैसा महसूस कर रहे हो आप? बहुत अच्छा लग रहा है सर, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। ये बहुत बढ़िया। हेलो बच्चे, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज अविनाश कुमार फ्रॉम बिहार। फ्रॉम बिहार। अरे बिहार, जोर से बोलो बिहार। बिहार। ओहो, वेरी नाइस। तो क्या सपना लेके आए हो कोटा आकाश? अगले साल सिलेक्शन होकर यहाँ पर हमें भी आना है। सिलेक्शन AIR। AIR। वेरी नाइस, वेरी गुड। हेलो बेटा, आपका नाम क्या है? सोहम। सोहम, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेई की? जेई की सर। ओके, तो कौन सा IIT आपका ड्रीम कॉलेज है? आईआईटी बॉम्बे। अच्छा, IIT बॉम्बे ही क्यों? सर वहाँ पे नॉलेज की बहुत अच्छी ये जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल जाती है। अच्छा, बॉम्बे नॉलेज के लिए जाना चाहते हो या फिर दोनों के लिए सर, दोनों के लिए। कहीं एक्टर वैक्टर तो नहीं बनना ना तुमको बॉम्बे जाकर? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। तैयारी पूरी चल रही है? हाँ सर। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। बेटा आपका नाम क्या है? राहुल। राहुल, आप की तैयारी कर रहे हैं या नीट की? नीट की। कौन से बैच में हैं आप? RM08। RM08 अर्थात मतलब हिंदी बैच में हैं आप। कहाँ से हैं आप? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से, मतलब कोटा के पास से ही हैं। ओके, तो कैसा महसूस कर रहे हो आज यहाँ पर? सर बहुत अच्छा। अच्छा, और आपको पता है आप यहाँ पर क्यों आए हैं? यही पता होना चाहिए बस क्यों आए। ऑल राइट, आप बताइए बच्चे आपका नाम क्या है? मोहित मीणा। मोहित, अगर आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछने का मौका मिले हमारे टॉपर्स से, तो वो क्वेश्चन क्या होगा? बहुत सारे क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन एक बता दो। कोई एक बताइए। कि डिसिप्लिन में कैसे रहना। तो आप डिसिप्लिन में रह नहीं पा रहे हैं।
और भी कोई है जो डिसिप्लिन में नहीं रह पा रहा है? यस, सारे नहीं। हम सिखाते हैं आकाश में डिसिप्लिन में रहना। तो चलिए और किसी स्टूडेंट से बात करते हैं सर। यस, दैट स्टूडेंट इज रेजिंग हिज हैंड। पहले से हेलो बेटे। हेलो, माय नेम इज डॉक्टर देवराज सिंह। ये First of all, I would like to thank my favorite teacher and my respective teacher present here and Miss Prachi ma'am and Piyush thank you so giving much. me mic and giving me the opportunity to share my confidence with all of you. I want just ask one question. How's the judge? Hi sir. How's the judge? How's the judge? Thank you, all of you. थैंक यू डॉक्टर। वुड बी डॉक्टर राइट। बाहर से देखिए उस कोने अरे में बच्चों, आपकी तालियां कैसे रुक गई? सर उस कॉर्नर में देखिए। आगे आ जाओ। सर इसकी थोड़ी माइक की आवाज थोड़ा सा। ओके, प्राची मैम एंड पीयूष सर, मैं आपको 1 मिनट होल्ड करूंगा। जी सर। ओके, सो बच्चों, एक ट्रेन के आगे क्या होता है? क्या होता है? गाड़ी को कौन चलाता है? तो ऐसे ही हमारे जो इंजन हैं, हमारे अपने आरडी सर आ चुके हैं। तो जोरदार तालियां एक बार श्री अखिलेश दीक्षित, रीजनल डायरेक्टर आकाश राजस्थान। सो प्राची मैम एंड पीयूष सर, आप और थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके बाद में हम प्रोग्राम को विधिवत शुरू करेंगे। आइए मैम, चलते हैं, कुछ पेरेंट्स से भी क्वेश्चंस पूछते हैं और उसके बाद वापस बच्चों के पास आते हैं। आते हैं आपके पास। एक बार स्टूडेंट्स पेरेंट्स से बात कर लें। नमस्कार सर। नमस्कार सर आपका नाम सर? अजय कुमार। जी। हेलो। सर आप बता सकते हैं कि आपके बच्चे के प्रिपरेशन के दौरान आपने उसे किस तरह से मोटिवेट रखा? हमने मोटिवेशन के लिए हमने यही बोला कि तुम अपने जो नॉर्मल रूटीन है उसी को फॉलो करो, स्ट्रेस मत लो, लेकिन कोई भी क्लास और कोई भी टेस्ट मिस मत करो। देखो बच्चों, आपने सुना कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर लेसन सर ने दिया है कि आप जैसे हैं वैसे तैयारी करते रहे, बस कोई भी क्लास जो है आपको मिस नहीं करनी है, मतलब कंटिन्यूटी आपको रखनी है। जी, थैंक यू सर। हेलो 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 सर, नमस्कार। हेलो। आप सर कैसा महसूस कर रहे हैं? एक पेरेंट्स के लिए बड़ी गौरव की बात होती है कि उसके बच्चे का सिलेक्शन हो जाए और उसका सम्मान हो। तो कुछ शब्दों में आप व्यक्त कर सकते हैं अपनी भावनाओं को सर? मैडम, आज बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और बच्चे ने इतना गौरवान्वित किया है कि आकाश के इस मंच पर आने का मौका मिला है। बच्चे ने हमेशा बहुत अच्छी मेहनत की है, पर हम उससे यही कहते थे कि जो आकाश के टीचर्स हैं आपको इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मैं हमेशा बच्चे से ये कहता था और वास्तव में उसने कर दिखाया। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आकाश की पूरी टीम को बहुत बधाई, बहुत थैंक्स। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। सर नमस्कार। सर आपका नाम क्या है सर? सर आज तो बिल्कुल खुल के बोलिए आज। Hello, myself Iti Kapoor. Yes, sir. मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके दृष्टिकोण से आकाश इंस्टीट्यूट ने कैसे सहायता करी आपके बच्चे के सिलेक्शन में? Yeah, it was a time, COVID time was there, 2021-20, Right. when my daughter got admitted in grade 11. And I would really appreciate the efforts done by Dikshit sir, Regional Director, Mr. Akhilesh Dikshit. Good morning, sir. Swatantra sir and Manoj sir. Now he's not there. I think he's serving somewhere else.
और सब ने बहुत बहुत अच्छा सपोर्ट दिया. Online classes थी, and I remember Dikshit sir used to take my daughter's physiology classes, plant physiology. और सुबह 6 बजे सर अपनी क्लास के लिए एकदम तैयार, and I used to really push my daughter to take the class. Personal attention भी आकाश ने बहुत दिया, and I'm really grateful. My daughter got selected along with 12. So Team Akash, all the best and all my sincere wishes. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू सो मच मैम. नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होने चाहिए फिलहाल, राइट? ओके सर, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप उन एस्पिरेंट्स को जो अभी तैयारी कर रहे हैं नीट और जेईई की, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैम, मैं आज जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि बेटे डिप्रेशन में कभी बताना. बहुत अच्छी बात यहाँ पर बच्चों, बहुत अच्छी बात. आप मेहनत एक मजदूर भी करता है और मेहनत एक स्टूडेंट भी करता है. मेरे बेटे ने लास्ट ईयर ये कह दिया था मेरे बड़े ब्रदर से कि ताऊ जी, मैं अगर MBBS डॉक्टर बनूंगा और कार्डियो का बनूंगा, उसका इतना कॉन्फिडेंस था, तो अपने बूते पे बनूंगा, प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाऊंगा. मैं किसी भी हालात में आकाश के टीचरों के मार्गदर्शन में आते हुए मैं आपको इस साल चाहे कुछ हो जाए, लास्ट ईयर उसके 641 नंबर आए थे, पर कुछ मैं ये नहीं कहूँगा किस वजह से, पर लास्ट ईयर उसका सिलेक्शन रह गया. और अब की बार मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि मेरा बेटा AIR 5000 लाया है. वो आप भी आज मेरे बेटे हो. मैं आपसे इतना कहूँगा एज ए पेरेंट्स कि आपको भी IR का ध्यान रखते हुए, आपको अपन को प्राइवेट कॉलेज को नकारते हुए अपन को किसी भी हालत में गवर्नमेंट सीट ही लानी है, क्योंकि माँ बाप का सबसे बड़ा सपना होता है कि मेरा बेटा, मेरी सब बातें रख के, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई प्राइवेट कॉलेज को अफोर्ड कर ले. हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरा बेटा गवर्नमेंट सीट लाए. और बच्चों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि अपन को सारा मोटिवेशन रखते हुए, मजदूर ना बन के, डॉक्टर वाली सोच रख के, और वही उसी से अपन को करना है. और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपकी 2026 इसी तरह सेलिब्रेट हो. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच सर. कितने बच्चों, कितने सरल शब्दों में आपको अपना बच्चा मानते हुए सर ने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया है. मुझे उम्मीद है कि आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और अगले साल आपकी जगह वहाँ नहीं, यहाँ होगी. बिल्कुल सर. Hello. Over to sir. Okay. So thanks a lot to Prachi ma'am and Piyush sir. आप भी ऐसा करते थे? करते थे? मतलब देखो, एक चीज तो कॉमन हो गई, ये भी करता था इसलिए यहां बैठा है, वो ठीक है, आप गलत नहीं ठहरा सकते उसको. किसी ने, हेलो चेक, इसका किसी ने है ना एक बहुत सुंदर लाइन लिखी है, तो मैंने कहीं पढ़ ली थी, उत्साह में ही चयन होता है. ठीक है, अब ये थी तो डिसीजन मेकिंग के ऊपर, लेकिन हम चयन से इसको जोड़ देते हैं, तो उत्साह अगर बना रहेगा तो चयन कोई नहीं रोक सकता. तो मैं आपसे, आपके नाम तो मैंने ले लिए हैं, मैं आपसे 1 बाय 1 करके क्वेश्चन पूछता रहता हूं. ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि श्री गणेश किससे किया जाए? आपसे? अभिजीत से? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. सबसे पहले तो मुझे आप में से ये बताइए, चलो आपसे पूछते हैं, आप थोड़े से ऐसे टर्बुलेंस में नजर आ रहे हो मुझे. फिजिक्स पढ़ते हो? फिजिक्स पूछूंगा. अच्छा, यहाँ बैठ के कैसा लग रहा है आपको? ये एक माइक यहाँ भिजवा दीजिए प्लीज, सोनो, है ना.
रोटेट करते रहिए। यहाँ बैठ के कैसा लग रहा है? बढ़िया हैं? बढ़िया। आप देखो यार, इनकी जो सफलता है वो सिर ही नहीं चढ़ी इनके। मैं पूछ रहा हूँ कैसा लग रहा है? बढ़िया। अब है प्रधानमंत्री की कुर्सी पे। बोला सर वाह। सो एनीवेज, सो लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। मैं पूछता हूं जो हमारे क्लास 11-12 के बच्चों ने पूछा है, खास करके 12 के बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है, तो आप में से जो भी इसका जवाब देना चाहेगा। क्या होता है कि जो क्लास 12 के बच्चे होते हैं उनके ऊपर डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके पास में नीट या जेई का एग्जाम और दूसरा बोर्ड का। तो आप में से कौन इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहेगा कि जब जेई और नीट का एग्जाम के फॉर्म्स आ गए थे और साथ में बोर्ड एग्जाम्स भी होने वाले थे, तो आपने इस प्रेशर को या इस बैलेंस को कैसे आपने मेंटेन किया? आप में से कौन बताना चाहेगा? आप ही बताइए। चलिए। जैसा जब हमारे एग्ज़ाम जो थे वो थोड़े लेट थे, मार्च के आसपास थे, तो जब मतलब पहला अटेम्प्ट तो हो चुका था, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट अप्रैल अटेम्प्ट था, तो उससे ज़्यादा मतलब मोड भी फोकस किया और एडवांस में फोकस किया, क्योंकि अप्रैल मतलब जनवरी तो अच्छा ही जा चुका था। और बात रही कि अपन कैसे फोकस करें, दोनों को कैसे बैलेंस। नहीं, वो काम की बातें बंद हो जाता है माइक अक्सर। आप ये ले लो। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे जब अपन जेई का पढ़ रहे हैं, तो अपन फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तो वैसे ही अपनी हो चुकी है, बहुत अच्छे से हो चुकी है। एक बार NCERT अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, जो अपन ने पहले भी पढ़ रखी होगी। और बात रही हिंदी इंग्लिश की, तो अपन शुरू से कभी अपन कुछ कुछ चैप्टर अपन टाइम निकाल के कभी करते रहे, तो अपन को कोई दिक्कत नहीं हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि शुरू से लेके चलो, एक बार के लास्ट के लिए मत रखो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, कोई और इस सवाल का जवाब देना चाहेगा आप में से? एनीबडी? ओके। मैं भी जेई का हूँ। तो अगर कोई बच्चा अच्छे से मतलब जेई नीट की प्रिपरेशन करता है, तो मेरे हिसाब से उसे बोर्ड की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ होती है, उसके बाद 2 एडिशनल सब्जेक्ट होती हैं, उनको आप मैनेज कर सकते हो मुश्किल से 10 या 15 दिन में। लेकिन अच्छे से करनी है जेई की, तभी नहीं होगी दिक्कत। अगर अच्छे से नहीं की तो फिर बोर्ड भी तुमको मारेगा और फिर जेई नीट तो मारेगा ही। तो अच्छे से पढ़ना है। ओके। मैं नीट से हूँ, तो मैंने दिसंबर जनवरी में अपना 11th रिवाइज करा था, क्योंकि 12th के एग्ज़ाम्स के लिए मुझे 12th का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा बोर्ड्स के लिए। तो वो मैंने स्टार्ट करा जनवरी लास्ट एंड फरवरी से। मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम्स अराउंड लास्ट फरवरी से थे, तो फिर उसके लिए मेरी 12th रिवाइज़ हो गई और मेरी 11th पहले से रिवाइज़ हो हुई है। एंड उसके बाद बोर्ड के तुरंत बाद टेस्ट चालू हो जाते हैं। तो फिर नाउ अब आपकी 12th भी रिवाइज्ड है और उससे पहले आपने 11th भी रिवाइज कर रखी थी, तो दिस इज़ द परफेक्ट प्लान। ओके, थैंक यू। सो लास्ट आंसर सुनते हैं इस क्वेश्चन का युगांडा वालों के बड़े भाई से। आप बताइए आपने क्या किया? हेलो हेलो। जैसे कि सर मैं 21 बैच का स्टूडेंट हूँ, अभी MBBS फाइनल ईयर में हूँ। तो जिस टाइम हमने 12th किया वो 2020 का टाइम था, और कोविड बहुत सुप्रीम कोर्ट उस पर था, तो हमारी एग्ज़ाम मार्च में थी। बट किस्मत इतनी अच्छी थी कि हमारे एग्ज़ाम 19 मार्च को हुआ, बायो का लास्ट एग्ज़ाम था, और उसके बाद 20 मार्च से कोरोना का वो हो गया, कोरोना की छुट्टी हो गई। तो हमारा जो नीट का एग्ज़ाम था ना, वो 4-5 महीने के लिए पेंडिंग हो गया। और जो हमारा आई थिंक सितंबर 12 को हुआ था, तो एग्ज़ाम से फ्री होने के बाद हमें 3-4 महीने का टाइम मिल गया। लेकिन जो रेगुलर वो है, जैसे कि हमारे मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होते हैं और मई में एग्ज़ाम होता है। हेलो। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये करना चाहिए कि जैसे सर माइक टेस्टिंग। हेलो, ये लो माइक टेस्टिंग भी खुद कर रही है। जैसे कि जो रेगुलर होता है मार्च के अराउंड होता है हमारा एग्ज़ाम 12th का, और मई में हमारा नीट का या जो भी जेई एडवांस का जो होता है एग्ज़ाम। उसके बाद जैसे कि हमें 12th करना है, तो उसके लिए हमें फरवरी या फिर जनवरी में हिंदी और इंग्लिश को एक बार अच्छे से रिवीज कर लेना चाहिए, ताकि यदि एग्ज़ाम से बीच में जो मिलता है 1 दिन 2 दिन का, तो उसमें भी
एक बार मुझे लगता है कि 2 दिन सफिशिएंट होते हैं एक बार रिवीजन करने के लिए कोई भी सब्जेक्ट को। तो एक बार आप पहले पढ़ चुके हो अच्छे से तो दोबारा एक बार देखोगे, और पीसीएम या पीसीबी जो आपकी सब्जेक्ट है वो तो आपकी अच्छी तैयारी के साथ होती हैं। तो यदि थोड़े बहुत नंबर कम भी होते हैं हिंदी और इंग्लिश में तो वो उसको कंपनसेट करने के लिए पीसीबी और पीसीएम होती है आपके पास, तो परसेंटेज का भी कोई इश्यू नहीं रहता। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं मुझे परसेंटेज ही बनानी है, उसके चक्कर में वो 2-4% बढ़ाने के चक्कर में कई बार अपनी मेडिकल कॉलेज या आईआईटी कॉलेज को छोड़ चुके होते हैं, मतलब उस परसेंट की वजह से। लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ, 11th और 12th जो 10th और 12th के मार्कशीट होती है ना, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखने के काम आती है और उसका कोई यूज नहीं है। बस क्वालिफाई मार्क्स हो, और जैसे आपको भी पता होगा शायद कई लोगों को, जैसे कि जो टॉप आईएएस होते हैं उनकी परसेंटेज देखना आप 10th और 12th की अराउंड 70-75 ही मिलेगी, जो अच्छे आईएएस बनते हैं। और अच्छी कॉलेजों में जाते हैं उनकी परसेंटेज भी कुछ बच्चे होते हैं जिनकी 90+, 98, 99 भी बनती है, लेकिन जो एवरेज बच्चे होते हैं ना उनकी 80 और अंडर ही रहती है। तो यही है कि अपना यदि हिंदी इंग्लिश करना है तो उसके लिए फरवरी और जनवरी बेस्ट टाइम रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। तो एक बार उसको अच्छे से कर लो उसमें, और अपनी तैयारी जो रेगुलर है पीसीएम पीसीबी तो चालू रखो, और फिर उसको स्टॉप करो हिंदी इंग्लिश को, दोबारा अपनी पीसीएम पीसीबी जो भी है उसको कंटिन्यू करो, और जो एग्ज़ाम का टाइम है उससे 2-5 दिन पहले पीसीएम पीसीबी को थोड़ा स्लो कर दो और हिंदी इंग्लिश को। थैंक यू। तो कहानी का सार ये है कि बैलेंस करना आना चाहिए, और जो आप लोग क्लासेस में पढ़ रहे हैं वही सिलेबस है बोर्ड एग्जाम का भी, तो उतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपना नीट का सिलेबस बहुत अच्छे से कर लिया जैसे इन्होंने किया था तो बोर्ड का उतना प्रेशर होता नहीं है, चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। सो थैंक यू। मेरा अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप ही लोगों के बीच में से मेरे पास में आया है कि फॉर एग्जांपल कोई आपका अभी अपकमिंग एफटीएस पेपर है या कोई भी आपका नीट का या जेई का एग्ज़ाम है, उसमें लेट से कि 5-6 टॉपिक आ रहे हैं, तो उसमें से कैसे प्रायोरिटाइज करें कि पहले कौन सा टॉपिक पढ़ें या पहले कौन सा पढ़ना चाहिए? तो ये क्वेश्चन का जवाब आप दो प्लीज़। सर आई थिंक कि जैसे एफटीएस वगैरह सब होता है तो हमारे टीचर्स ने हमेशा ये बोला है कि एफटीएस की तैयारी या कोई भी टेस्ट की तैयारी 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले स्टार्ट नहीं होती है। जब तुम्हारा लास्ट पेपर हो गया तभी से तुम्हारे नेक्स्ट पेपर की तैयारी शुरू हो जाती है। तो उस वक्त से ही आपको हर एक पेपर की ना तैयारी करनी चाहिए। और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात है तो आप जो भी चैप्टर है उसमें से जो मोस्ट स्कोरिंग पार्ट होता है कि हाँ इससे टॉपिक आएगा ही आएगा, सबसे पहले उसको रखो। और आई वुड प्रेफर कि जो आपका उस चैप्टर से वीक पार्ट है ना वो आप उसको पहले स्टार्ट कर दो ताकि एंड में आते आते आप स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट कंप्लीट करो। वेरी गुड, थैंक यू। मेरे ख्याल से ये आंसर मोर देन सफिशिएंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आप ही लोगों की तरफ से आए और मुझे यूट्यूब हमारा प्रोग्राम लाइव चल रहा है वहाँ से मिला है। क्वेश्चन ये है कि जो आकाश के मॉड्यूल्स हैं वो लोग आप निरंतर बनाते रहते हो, लेकिन कुछ और सप्लीमेंट मॉड्यूल्स होते हैं जैसे मोमेंटम बूस्टर वगैरह हो गया, तो उसका कैसे उसको करना चाहिए और उसको कब करना चाहिए? कुछ बच्चे उसको पहले शुरू कर देते हैं, मॉड्यूल छोड़ देते हैं, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे प्लीज़? अभिजीत से सुनेंगे। ओके ओके, आप कोई नहीं, दोनों जवाब सुन लेंगे हम लोग। हमारे पास एक तो आकाश का मॉड्यूल है, वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होता है, लेकिन अब जैसे लेवल अभी डिसाइडेड नहीं है नीट का या जेई का, कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसके लिए हमको जेई के क्वेश्चन पेपर्स, पीवाईक्यू, सबसे ज़्यादा जो सबसे मैं मानूंगी कि मेरा सिलेक्शन जिस पॉइंट से हुआ है वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अगर आपने अटैम्प्ट करे हैं, आपका सिलेबस एक बार क्लास में कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको केवल और केवल मॉक टेस्ट पर फोकस करना है। वो आपका मैक्सिमम उधर से ही आउटपुट आएगा। और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं सबसे ज़्यादा उनको ना मार्क करके एक्स्ट्रा बिल्कुल जो सबसे डार्क हाईलाइटर है उससे मार्क करके रखो, और फिर उन क्वेश्चंस को बार बार देखो क्यों नहीं बना वो क्वेश्चन जबकि वो सिंपल था, क्या फॉर्मूला मिस्टेक थी, इन चीज़ों पर ध्यान देना है। गुड। अभिजीत। Good morning, good evening to everyone who is sitting here, to all the teachers and my beloved teachers and RD sir and all my batchmates and my juniors.
बल्कि इस क्वेश्चन के बारे में कहूँगा कि मॉड्यूल करना आपकी इच्छा होती है, आपको जिस पॉइंट से स्टार्ट करना, एक तो टीचर की गाइडेंस है, टीचर्स की गाइडेंस को लगातार फॉलो करते हुए चलना है। हाँ, उसमें आपको वो कहेंगे कि आज मोमेंटम बूस्टर करना शुरू करें आप, तो आपको टीचर्स की गाइडेंस के साथ चलना है, वो एक अच्छी गाइडेंस देंगे। हाँ, उसके प्रायर आपको, अगर आपको कोई चीज़ आती है, आप ड्रॉपर हैं, तो उसके लिए मॉडिफिकेशंस हैं आपके लिए। जैसे आपका कोई टॉपिक मजबूत हो गया है, आपको लग रहा है इसमें मॉड्यूल से पकड़ अच्छी हो गई है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी हो रहा है आराम से, तो आप मोमेंटम बूस्टर पे जाइए। जब आपकी लगे कि क्वेश्चन बन रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में दिक्कत आने लगी, तो एनसीईआरटी मैप पढ़िए, नो योर एनसीईआरटी करिए। और पीवाईक्यू की बात है तो पीवाईक्यू तो मदरबोर्ड है पेपर के लिए, उसी से फॉर्मेट उठ के निकलता है, तो पीवाईक्यू तो करना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मॉड्यूल को उतनी बार करिए, करते रहिए, कभी भी ऐसे नहीं सोचना है थक गए इससे। वो बेसिस है आपकी नॉलेज का, जो आपको सिखाया जा रहा है क्लास में, उसका वर्कआउट है वो। अगर वहाँ पर आपने अच्छे से उसको बार बार रिपीट नहीं किया तो आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। और मैं भी चाहूँगा जो पीछे आज शोर मचा रहे थे वो भी यहाँ पर आए। तो मैं नहीं कहूँगा कि चिल्लाना गलत है, पर उस एनर्जी को डायरेक्शन देना जरूरी है, और वो टीचर्स के पास क्षमता है, आप टीचर्स के पास जाइए, Excellent. आप अच्छी जगह जाएं। ओके, प्राची मैम, आपकी तरफ से कुछ क्वेश्चंस अगर कोई। जी सर, ये बिटिया रानी कुछ पूछना चाह रही है। हेलो बेटे, क्या नाम है आपका? निकिता, क्या क्वेश्चन है आप जो पूछना चाहते हैं हमारे चैंपियन से? मेरा क्वेश्चन था कि पूरे साल भर खुद को कैसे मेंटेन करें, जैसे कि टेस्ट आता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं, टेस्ट को देख के नंबर कम आते हैं, तो वो एक पेरेंट्स भी नहीं होते यहाँ पे, अकेले होते हैं, तो मतलब वो होता है ना कि खुद को कमज़ोर फील करते हैं टेस्ट के नंबर देख के, और मेंटेन नहीं कर पाते पूरे साल भर। लास्ट में जब अपन पेपर देने जाए तो ऐसा लगे कि हाँ मेरा अच्छा, मतलब मैं अच्छा पढ़ी हूँ पूरे साल भर, चाहे सिलेक्शन हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर वो तो ऊपर वाले के हाथ में। पर अपना पूरा कैसे दे उसको, बीच में हम डिमोटिवेट ना होए। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन समझ में आया आपको? मैं थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है कि आप सबके साथ में हुआ होगा, बहुत नॉर्मल चीज़ है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कर लिया है, उसके बाद में भी दिक्कत आ रही है, तो कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें और पूरे साल भर कैसे मोटिवेट रखें, प्लीज़। मोटिवेट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद अगर उसके मार्क्स देखकर डर लगता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको ही लगता है वो। लेकिन एफटीएस के एग्ज़ाम से इतना नहीं डरना है, और उसके नई मार्क्स से वो इतने काम नहीं आएंगे। लेकिन जो एंड के मॉक टेस्ट होंगे, जो फुल सिलेबस होंगे, वो बहुत काम के, उनके मार्क्स पे भी ध्यान देना है। और डर तो लगेगा, उसको रिकवर करना है बार बार कि क्या गलती हो रही है और क्या गलती बार बार हो रही है, उस चीज़ को सही करना है। लाइक अपन किसी जो भी आपको अच्छे फैकल्टी लगते हैं, आप उनको बार बार अपना फीडबैक दे सकते हैं। मेरा फीडबैक मैंने आरडी सर को दिया था, वो हमेशा मुझसे मांगते थे कि हर एग्ज़ाम का फीडबैक लिख कर भेजो कि कौन सी गलती हो रही है। हर एक टाइप की गलती, चाहे सिली मिस्टेक हो, चाहे क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, या फिर तुम्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, फॉर्मूला भूल गए, ये सब बार बार लिखना पड़ेगा और उनको रिवाइज करना पड़ेगा। और अगर बायोलॉजी की बात करें तो एनसीईआरटी सबसे मेन है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं। मॉड्यूल में सेक्शन ए बहुत इंपॉर्टेंट है, बी और सी एक पल को स्किप कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन ए और एनसीईआरटी मस्ट है। और फाइनल रिवीजन के लिए एनसीईआरटी मैप्स बहुत अच्छे हैं। फिज़िक्स क्या, मेरी फिज़िक्स कमज़ोर थी, लेकिन फिज़िक्स का यही बोलूँगा कि जितने हो सके क्वेश्चन लगाओ, लेकिन लेवल पता होना चाहिए कि नीट का लेवल क्या है और जेई का लेवल क्या है। क्योंकि अगर जेई के लगाओगे और नहीं हो रहे हैं तो उसमें गलती तुम्हारी है। नीट के लेवल के हो रहे हैं वो अच्छी बात है। केमिस्ट्री, यहाँ के फैकल्टी बहुत अच्छे हैं केमिस्ट्री के, तो केमिस्ट्री फैकल्टी पर पूरी तरह छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। ओके, तो बच्चों मैं थोड़ा सा आपको इसमें इन्वॉल्व करना चाहूँगा। ये जो सवाल के जवाब जो आ रहे हैं, ये मोरलेस वही जवाब हैं जो इन्होंने अपने टीचर से पूछे, पूरे साल भर पूछते रहे। तो आप ये सवाल के आंसर्स प्लस जो टीचर्स आपको फीडबैक दे रहे हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन में आगे बढ़ें और उसी को आप लोग फॉलो करें, क्योंकि जब दोनों कॉम्बिनेशन होंगे तब वो जो एक्चुअल आंसर है वो आपके सामने आएगा। प्राची मैम, पीयूष सर, अगर कोई और। सर अगला क्वेश्चन हमारे पास एक बच्चा है 11th क्लास से, वो एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं यहाँ पर। Some journeys begins with a name. By the way, I am Bhavya. So I have a question for you.
I want to ask that if you have to go back and restart your journey, what will be a piece of advice that you will be give to yourself before starting it? मतलब वो सिंपल सा पूछना चाह रहा है जो भी गलतियां हुई रिसेट कैसे करें। यस अभी तो 11th क्लास है, तो अभी तो सारी गलतियाँ सारे खून माफ़ी होते हैं। 11th क्लास में तो अगर नहीं पढ़ा है तो भी वापस पढ़ सकते हो। 11th क्लास तो बहुत चिल है, मतलब उसमें इतना सोचने वाली कोई बात नहीं कि हमसे ये रह गया होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे स्टार्ट कर लो। 12th में तो वैसे ही वापस पूरा सिलेबस कराएंगे, पर तब सीरियस होना है। और इसका अंदर 11th में आप मस्ती भी कर सकते हो, पर ये नहीं कि आप पढ़ाई पूरी छोड़ दो, पढ़ाई भी करनी है। ओके सर। सर एक क्वेश्चन और है। यस सर। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे मैं भी 12th क्लास में हूँ और अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है कि मेरा AITS भी आने वाला है और क्लास में भी फिज़िक्स वगैरह सभी कुछ चल रही है, साथ में ऑर्गेनिक भी चल रही है, फिज़िकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक भी चल रही है। AITS के लिए मैं मोमेंटम बूस्टर लगा रहा हूँ, लेकिन जो ऑर्गेनिक चल रही है मैं उसे टाइम फिर नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं उसे कैसे प्रायोरिटाइज करूँ या फिर उसे बाद के लिए छोड़ दूँ? बात के लिए तो ऐसे कुछ छोड़ो मत, एक शेड्यूल सेट कर लो। सबसे पहले तुम प्रायोरिटाइज मतलब एक लिस्ट बना लो सारे टॉपिक्स की जो तुम्हें आते हैं और नहीं आते हैं, और जैसी उनकी वेटेज है एक्चुअल एग्जाम में उसके हिसाब से प्रायोरिटाइज कर दो। क्योंकि अगर तुम सब कुछ दिमाग में करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि दिमाग बस सोचने के लिए होता है, चीज़ों को ज़्यादा होल्ड करने के लिए नहीं होता है। तो एक पेन और पेपर उठाओ, रोज़ कुछ ना कुछ उधर लिखो, एक जनरलिंग वगैरह कुछ होता है, मतलब अगर वो करोगे तो काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी दिमाग में। और तुम इनऑर्गेनिक ही बोल रहे थे, तो बेस तो मतलब कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबका स्ट्रॉन्ग ही रखो। और थोड़ी बहुत जैसे कि ब्रांचिंग वगैरह होती हैं, मतलब ब्रांचिंग सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स, तो वो मतलब प्रायोरिटी वाइज तुम सेट कर सकते हो। और एक यहाँ से मॉक के बारे में भी पूछा था, उसके बारे में बोलना चाहूँगा, क्योंकि मॉक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी जर्नी में। क्योंकि मान लो अगर तुम 3 घंटे का मॉक दे रहे हो और उसके बाद तुम उसको रेक्टिफाई नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब है तुम्हें मॉक देने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। क्योंकि मेन मॉक का रीज़न होता है कि हम उससे अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके उनको रेक्टिफाई कर सकें। तो इससे बढ़िया तो या तुम मॉक दो ही मत, या अगर दे रहे हो तो अलग से 2 से 3 घंटे उसको रेक्टिफाई करो हर मॉक को, तो उससे तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और एक और चीज़ है जिसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा, वो मतलब कि पढ़ाई से थोड़ा अलग है, वो माइंडसेट या मेंटेलिटी के ऊपर है। जैसे हम सोचते हैं या कोई भी नई जर्नी चालू करते हैं तो ऐसा लगता है कि अगर सब कुछ आसानी से हो जाए तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत है ना है तो बड़ा मज़ा आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। तुम लोग अभी इस पॉइंट पे हो कि इसके बाद तुम्हारी लाइफ हार्ड ही होगी, ईजी कुछ नहीं होगा। तुम किसी भी कॉलेज में चले जाओ, किसी भी बेस्ट या कॉलेज में चले जाओ या अच्छी ब्रांच मिल जाए, उससे कुछ नहीं होगा। मुश्किलें आएंगी और हमें उसका सामना करना है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर मुश्किल आ रही है तो हम उससे डर जाएं। मतलब अगर कोई मुश्किल आ रही है तो तुम उसको ऐसे देखो कि ये मुश्किल आ रही है, इससे मैं अब बेहतर हो सकता हूँ, मैं अपने कंपेटिटर से आगे निकल सकता हूँ। तो ये माइंडसेट बहुत क्रूशियल होगा किसी भी चीज़ की सिलेक्शन में, चाहे वो कोई भी IIT NIT या एम्स वगैरह। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इस पर फोकस करना ज़्यादा। ओके, सो एक्चुअली मुश्किलें और जो ट्रबल्स हैं वो नॉर्मल हैं, उसको नॉर्मल मान लीजिए, वो कोई एबनॉर्मल चीज़ें नहीं हैं, वो सबके साथ होती हैं, यही कहना चाह रहे थे ये। तो प्राची मैम के पास में एक छोटी सी बालिका और खड़ी है, तो यस सर, बहुत प्यारी सी छोटी सी गुड़िया रानी हमारे पास है। क्या पूछना चाहती हो माही? मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जैसे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनको कैसे, जैसे फ़ोन सामने ही पड़ा है फिर भी उसको देखना नहीं है, तो फिर भी मन करता है कि हाँ थोड़ी देर फ़ोन देख लेते हैं, ये है। और स्टडी आवर्स कभी फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, तो उसी बात पे के क्या करते ओके, मैं ये क्वेश्चन अभिजीत तुमको ही देने वाला था, क्योंकि मुझे एक घटना याद आ रही है कि जब अभिजीत का सिलेक्शन हुआ और हम सब बहुत खुश थे और हम एक छोटा सा फेलिसिटेशन कर रहे थे, हम लोग एक रैली में थे, तो इसके एक फ्रेंड भी मेरे साथ बैठे हुए थे। तो इसके फ्रेंड ने मेरे को बोला सर, मैंने से पूछा अभिजीत ये देखा है? बोला नहीं देखा। हम लोग विज्ञान नगर होते हुए, तलवंडी होते हुए, पूरा जवाहर नगर होते हुए, अभिजीत ये देखा नहीं देखा, ये देखा नहीं देखा। मैं तुमने देखा क्या? तो उसका फ्रेंड मुझे बोलता है सर इसने कुछ नहीं देखा, इसने हॉस्टल देखा, इंस्टीट्यूट देखा, हॉस्टल देखा, इंस्टीट्यूट देखा। तो अभिजीत आपके सामने भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आए होंगे, तो वो कैसे आपने मैनेज किया?
सर इस बारे में तो एक ही बात कहूँगा कि मम्मी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इस मामले में कि डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड कर पाया, और टीचर्स का भी काफ़ी अच्छा रोल रहा। लगातार मैं डिस्कस करता रहता था कि कैसे मेरे को क्रिकेट में इंटरेस्ट था और बीच में बहुत इवेंट हुए, तो मैं सोचता था कि यार मैं कब इंजॉय करूंगा क्रिकेट को, मैं कब पूरा मैच देखूंगा। मैं तो 2-3 ओवर देख के जल्दी से मिस कर देता हूं, मैंने कब देखनी है विराट कोहली की सेंचुरी। तो वो आपके एम गोल्स होने चाहिए। आपको सोचना है कि मैं कुछ अच्छा करता हूं, उसके बाद में मैं किसी और को अच्छा करता देखूंगा। पहले आप खुद अपनी लाइफ में सफल बन जाओ। अगर आप किसी और को लेके चलते चलते कि मैं इसे ड्रीम मानता हूँ, मैं इसे गॉड मानता हूँ मेरे लिए, और आप खुद कुछ नहीं कर पाए और वो सब कुछ कर गया, तो कोई मतलब नहीं है। पहले खुद की लाइफ सेट करो, फिर और किसी के बारे में सोचो। तो डिस्ट्रैक्शंस हैं, हर जगह रहेंगे, पर आपको उसको अवॉइड करना है। कोई ना कोई मेंटर बनाओ, अपने टीचर से डिस्कस करो, और अगर आप किसी से भी डिस्कस करें, पेरेंट्स हुए, आजकल फ़ोन में बड़े ऐप्स आते हैं जैसे पेरेंट्स पैटर्न कंट्रोल रहता है, और टाइम लिमिट भी सेट कर सकते हो किसी ऐप की कितनी चलानी है, और बाकी टीचर से लॉक बदलवा लो, ऐप लॉक लगवा दो। तो कोशिश करनी है जितना अवॉइड हो सके। और एक अगर आपके दिमाग में माइंडसेट बन गया कि मुझे करना है, तो अपने आप आपके डिस्ट्रैक्शंस दूर होते जाएंगे। और अगर कोई चीज़ आपको मोटिवेट करती है तो उसे थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, उसे डिस्ट्रैक्शन नहीं माननी चाहिए। जैसे हम सोचते हैं कि हॉबीज़ हमें दिक्कत कर रही हैं, हॉबीज़ हमारे मार्क्स कम कर रही हैं, पर वही दिक्कत होती है, हम सोचते रह जाते हैं कि हॉबीज़ हमारी नंबर कम कर रही हैं, बल्कि आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, आप आपके माइंड को रिफ्रेश नहीं करते हो और आपके मार्क्स गिर जाते हैं। ब्यूटीफुल। मोबाइल का तो एक सजेशन जो है वो अभिजीत ने, मैंने क्वेश्चन पूछा था उसने मुझे दिया था, यहाँ बोल नहीं पाया, कीपैड वाला फ़ोन ले लो। हाँ, वो कीपैड वाला बढ़िया रहता है सर, पर वही है कि आज चला लोगे, 2 महीने चला लोगे, नीट देने के बाद जब तो आएगा आपके पास स्मार्टफोन, तो रेस्ट्रिक्ट करो खुद को, खुद की आइडियोलॉजी बदलो। आइडियोलॉजी बदल जाएगी तो ज़िंदगी भर काम आएगी। और स्मार्टफोन कभी तो लेना ही पड़ेगा, डॉक्टर बनने के बाद लेना पड़ेगा, तो आइडियोलॉजी बदलनी चाहिए सर। सर एक क्वेश्चन जेई के हमारे चैंपियंस जो हैं उनके लिए है, और शौर्य नाम। सो हम लोग पीयूष सर क्या करते हैं, फॉर द टाइमिंग हम 3 क्वेश्चन और लेंगे। एक इसका ले लिया, एक एसएस सर पूछना चाह रहे हैं, कि यूट्यूब के हमारे व्यूअर हैं वो पूछना चाह रहे हैं। सो दिस इज द थर्ड लास्ट क्वेश्चन। आकाश भैया, मेरे को आपसे एक क्वेश्चन था भैया। जैसे स्टार्टिंग में तो जोश चढ़ता है कि कर लेंगे, पर वो कंसिस्टेंट कैसे लेके चले? स्टार्टिंग में मार्क्स आ जाते हैं, फिर डाउन होते चल जाते हैं, बीच में जाके कि होएगा ही नहीं, वो कंसिस्ट कैसे रखे? भाई जोश तो मार्क्स डाउन होने से ही आएगा। अगर तुम्हारे मार्क्स आते ही रहेंगे तो जोश ही कहाँ आएगा? तो तुमको तो ऐसा लगेगा कि भाई मैं यूँ जो हूँ। तो जैसे ही तुम्हारे मार्क्स डाउन हुए तो तुमको क्लास में मतलब अटेंशन नहीं तो चाहिए, क्लास में अटेंशन, हर जगह अटेंशन ही चाहिए होती है आजकल सबको, क्योंकि और वो मार्क्स से ही मिलती है। तो जैसे ही तुम्हारे मार्क्स डाउन होंगे, सुनो, जैसे ही मार्क्स डाउन होंगे तो तुमको मतलब क्लास में थोड़ा इग्नोर किया जाएगा, तो उससे तुमको मोटिवेशन आएगा। बाकी फिर जैसे ही मार्क्स डाउन हो, भाई टीचर बहुत अच्छे हैं, जेई के मतलब फैकल्टीज अच्छी हैं, उनको एक बार उनसे पूछना कि क्या मेरी मिस्टेक रही, क्या दिक्कत रही, कोई ईगो तो नहीं आया। मतलब ये बहुत ज़्यादा इश्यू होता है कि ईगो आ जाता है अपने आप में ही, तो ये नहीं। और डाउन जब मार्क्स हो तो उससे ही मोटिवेट होना है कि अगली बार मैं अच्छा करूँगा, अगली बार फर्स्ट में ही आऊँगा, तो भाई हो जाता है। और जैसे शुरुआत में आते आते हैं तो जोश रहता है IIT बॉम्बे, तो ये सब में ही रहता है, इनमें एम्स दिल्ली का, सब में, किसी में IIT बॉम्बे का, तो उसको मतलब उसको बनाए रखना है। और सबसे पहली बात मतलब अभी 11th में जो हो, तो 11th को भाई इतने अच्छे से कर लो। अगर तुमने 11th बहुत अच्छे से कर ली तो 12th में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से जेई निकल जाएगा, आराम से एडवांस निकल जाएगा, तुमको लगेगा ही नहीं कि तुमने पढ़ाई भी की है, मतलब बहुत आराम से हो जाएगा सब कुछ। बस 11th को अच्छे से करना। और मैंने जो मतलब मुझे लग रहा है कि अगर मैं पीछे चले जाऊँ टाइम में, तो मैं जो अपने इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ तो वो है रिवीजन। मैंने 11th को करते चला गया था, मार्क्स अच्छे आते थे, कभी डाउन होते थे, उससे मोटिवेशन लेके अगली बार फिर फर्स्ट आना है। तो वैसे मैगजीन में फ़ोटो छपते हैं अब, तो मोटिवेशन है ही, ठीक है। तो मैं करता चला गया था, तो कभी मार्क्स डाउन, वो डाउन अप रहता ही, होता ही रहता है, सबके साथ होता है। तो मैं उस चक्कर में रिवीजन को भूल गया था, मतलब रिवीजन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। जैसे 6 महीने हो गए, तो जो मैं अभी जैसे रोटेशन चल रहा है, तो रोटेशन के बाद मैंने ना LNM पढ़ा, ना कुछ पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा फिजिक्स में, मैथ में, ऐसे ही।
तो ये चीज़, ये गलती मत करना। बस रिवीजन को साथ लेके चलना, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर रिवीजन अच्छे करोगे और 11th को बहुत अच्छे से कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और डिस्ट्रैक्शन सबकी लाइफ में आती है, हर किसी की नाव में छेद होता है भाई। थैंक यू यार। वेरी गुड आकाश, वेरी गुड। सो एक क्वेश्चन सर एसएस सर पूछना चाह रहे हैं। बच्चों, मेरा क्वेश्चन मतलब थोड़ा उल्टा है, मेरा नहीं है, बच्चे का ही है। बच्चे ने मुझसे कहा कि सर आप पूछ लेना, मेरा तो पता नहीं है, मैं आऊँगा नहीं आऊँगा। अब मुझे ये भी नहीं पता है कि यहाँ पर वो बच्चा है भी कि नहीं है। उसका सवाल था, उसने मुझे लिख के दिया था, सर क्या क्या नहीं करना है, ये पूछ लेना। करना है क्या, वो तो चल रहा है। उसने, उसका पॉइंट था कि मुझे ये बता दो कि क्या क्या नहीं करना है। तो आप में से जो जो पॉइंट आपके पास हो प्लीज़ गाइड करें बच्चों को कि क्या क्या नहीं करना है। देखो भाई, सबसे पहले तो अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखने का एक अच्छा तरीका ढूंढो। जैसे कि मेरे को मेरा फ़ोन बहुत डिस्ट्रैक्ट करता था, मैं अपना फ़ोन काफ़ी यूज़ करता था। तो मैं तो खैर अपने घर पे ही रहता था, तो मैं एक काम करता था, अपना फ़ोन लॉक करके मेरे रूम से दूर अपने मम्मी के पास, अपने पापा के पास रखा था, ताकि मैं उसके पास जा ही नहीं सकूँ, तो मैं उसको यूज़ ही नहीं कर पाऊँगा। और अपनी हॉबीज़ से इतना दूर मत हटो। जैसे कि अगर आप क्रिकेट खेलते हो या फिर आप पहले अपने मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे या फिर बाहर दोस्तों के साथ खेलते थे, तो शाम को अगर थोड़ा बहुत टाइम बच रहा है या फिर किसी टाइम पे बाहर लोग क्रिकेट खेलते हैं तो उस टाइम खेलने चले जाओ, मूड फ्रेश करने के लिए, इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर फ़ोन। अगर आप फ़ोन यूज़ करोगे तो आप वापस यूज़ करने का आपको मन करेगा, बट क्रिकेट तो आप दिन के एक ही टाइम खेल सकते हो। इसलिए अपनी हॉबीज़ मत छोड़ो। और जो भी टीचर को आप अपना मेंटोर मानते हो, वो जो चीज़ बोलता रहे उसको फॉलो करते रहो। और कहीं भी मतलब जैसे कि मेरे को बोला जाता था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पे ख़ास ध्यान देना है, बायोलॉजी में भी देना है, तो मैं एक चीज़ मानता हूँ कि मेरी गलती है कि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे एनसीईआरटी पे उतना ध्यान नहीं दिया, बट मुझे देना चाहिए था। तो जो भी आपकी गलतियाँ पॉइंट आउट करे, अगर आपका टीचर बोलता है कि आप ज़्यादा टेंशन लेते हो तो उतनी टेंशन मत लिया करो। और हाँ, मैंने तो अपने मेंटोर को फॉलो करा था। सबसे बढ़िया पॉइंट है, अपने टॉक्सिक फ्रेंड्स को सबसे पहले अवॉइड करना है। जो नेगेटिविटी फैला रहा है, जो नेगेटिव आ रहा है तुम्हारी तरफ, उसको वहीं स्टॉप भाई, नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये लेजिट। अपना फ़ोन वगैरह ये तो सबको ही पता है, दूर रहना है ना। यूट्यूब चलाओ, इंस्टा चलाओ, इन सब चीज़ों से दूर। अपना कोई मेंटोर पकड़ो, जर्नलिंग करो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक डायरी रखो, रात को लिख कर सो कि कल दिन का ये शेड्यूल है, करना है, तब भी रात को अगले दिन सोओगे तो सुकून से सोओगे, वरना कुछ नहीं होना है। टेंशन रहेगी, वो बिल्डअप होता जाएगा। हर एग्ज़ाम के लिए ऐसे ही प्रिपेयर करना है। ओके, ग्रेट। सो समझ में आ गया क्या क्या नहीं करना है। टेकिंग लास्ट क्वेश्चन, यूट्यूब के हमारे ये प्रोग्राम हमारा लाइव चल रहा है, तो एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं यूट्यूब कमेंट से, क्योंकि मोरलेस क्वेश्चन सारे वही हैं आप लोगों के, आप लोग रिलेट कर लीजिए। आप में से कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट? नरेश हमारे बीच में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो ये क्वेश्चन का जवाब नरेश देंगे। एक बच्चा है जो पूछ रहा है कि सर मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तैयारी करता हूँ, लेकिन कई बार ऐसा लगता है तैयारी करते करते कि हिंदी मीडियम का हूँ तो पता नहीं उतना कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो नरेश ने हिंदी मीडियम में पढ़ के बहुत शानदार अपना सिलेक्शन दिया, तो इस क्वेश्चन का जवाब नरेश देंगे। हेलो सर। सर पहली बात तो ये है कि नरेश स्टेज पे आके आप इसका आंसर करो। पहली बात Okay. सर ये है कि सर पहली बात ये है कि हिंदी इंग्लिश का जो चक्कर है ना वो छोड़ो, क्योंकि मैं भी एक प्योर हिंदी मीडियम से हूँ। प्लीज होल्ड ऑन। मैं भी क्योंकि एक हिंदी मीडियम से हूँ, वो भी प्योरली हिंदी पढ़ता था। पर जब शुरू में पहली बात तो देखो, नीट के लिए सबसे ज़रूरी है एनसीईआरटी, है ना, वो तो मतलब प्रेफर है ही पूरी अपनी। तो क्या है कि जैसे कुछ पॉइंट रहते कि हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी में कुछ पॉइंट गलत लिखे रहते और इंग्लिश में सही, तो हमें थोड़े वो पॉइंट इंग्लिश से देखने हैं
ठीक है। बाकी रही बात है हिंदी की, तो देखो पेपर पूरा प्योरली हिंदी से ही आएगा और पॉइंट रहेंगे, जैसे कुछ पॉइंट मैंने बोला कि जो हिंदी की एनसीईआरटी है उसमें गलत लिखे रहते, तो उसको इंग्लिश से मैच करो। और बाकी जैसे तुम एमबीबीएस में जाओगी ना, तो सर 1-2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने लगते, थोड़ी प्रॉब्लम होती। बाकी तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम कब मतलब हिंदी से इंग्लिश में अच्छी पढ़ने लग गए और अच्छे टेस्ट नंबर आने लगे टेस्टों में, क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ है। थैंक यू। थैंक यू बेटा। सो ये जो हिंदी इंग्लिश का चक्कर है सिर्फ ये मेंटली ब्लॉक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सो लेट्स कंक्लूड दिस टॉक शो और थैंक यू सो मच ऑल दी। देवेंद्र सर 30 सेकंड के लिए इंटरप्शन। आई स्कोर्ड ओनली 51% मार्क्स इन 12th राजस्थान बोर्ड हिंदी मीडियम। ठेठ सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं मैं। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक बार तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। हम इस दुनिया में सिर्फ जीतने के लिए आए। ये सच है कि सफलता एक ही दिन में नहीं मिल सकती, लेकिन लगातार मेहनत करते रहें तो एक दिन जरूर मिल जाएगी। तभी तो कहता हूं मैं, खूब पढ़ा दीवानों की तरह, एक जुनून, एक नशा, डिजायर, क्योंकि तुम्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर बनना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड प्लीज टेक योर सीट्स। छोड़ दीजिए माइक यहाँ पे।